अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ बीनर सलीम और आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ का स्पेशल यानी खसूसी एपिसोड। और इसलिए स्पेशल है क्योंकि मैं पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत वादी में मौजूद हूँ। वादी का नाम है गिलगित बल्तिस्तान। और क्यों हूँ मैं यहाँ पर? इसलिए क्योंकि 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात होने वाले हैं। 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान की आवाम अपना हक इस्तेमाल करते हुए अपने मर्जी के हुक्मरानों का इंतखाब करेगी। इस दफा के इंतखाबात गिलगित बल्तिस्तान के ना सिर्फ जरूरी हैं बल्कि मुनफरिद भी हैं। इसलिए मुनफरिद हैं क्योंकि इस बार गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात इस उम्मीद के साथ हो रहे हैं कि इन इंतखाबात के बाद गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के साथ वो वादा पूरा किया जाएगा जो कि हमारे कायदीन इलेक्शन कैंपेन्स में इन लोगों के साथ कर रहे हैं। क्या है वो वादा? जी हाँ, वो वादा ये है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाएगा, यानी गिलगित बल्तिस्तान को एक अलग सूबा बनाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या होगा अलग सूबा बना करके? तो मैं आपसे कहूंगी कि क्या नहीं होगा अलग सूबा बना करके। अलग सूबा बनने से गिलगित बल्तिस्तान को वो मिलेगा जो पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के पास है, यानी अपनी मर्जी के फैसले करने का। गिलगित बल्तिस्तान की जो लोकल अवाम है, यहाँ के जो लोग हैं, उनको नेशनल असेंबली और सेनेट तक रसाई मिलेगी। उनकी आवाज इख्तिदार के ऐवानों तक जाएगी, जुडिशियल सिस्टम के एम्ब्रेला के नीचे आएंगे। ये खसूसी प्रोग्राम हम इस कोशिश के तहत कर रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद हर खासुलाम से बात करने की कोशिश करें, यहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ शोबाए फिक्र से बात करने की कोशिश करें और ये जानने की कोशिश करें कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम क्या सोचती है, कि क्या फायदे होंगे गिलगित बल्तिस्तान को अलग सूबा बना करके, और क्या अलग सूबा बनाना गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की मांग है भी कि नहीं। इन तमाम चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस कोशिश का आगाज करते हैं। मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ का खुसूसी एपिसोड गिलगित बल्तिस्तान से। तो आगाज़ कर लेते हैं आज की इस गुफ्तगू का विद द मोस्ट एप्ट पर्सन जिनकी यहाँ पर हुकूमत रही, जिनके पास एक पोजीशन रही। मैं यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ फॉर्मर सीएम गिलगित बल्तिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं जी हफीज़ुर रहमान साहब। इनको मैं खुशामदीद कहूँगी ख़ुसूसी तौर पर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ मैं यहाँ से करना चाहूँगी कि इलेक्शन का मौसम है और इस इलेक्शन के ऊपर ये उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं जो वादे किए गए थे और जिसमें से एक वादा ये था कि गिलगित बल्तिस्तान को एक अलग सूबा बनाया जाएगा, उस वादे की तकमील हो जाएगी इस इंतखाब के बाद। क्या आप ये समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को एक अलग सूबा होना चाहिए? ये वादा किसने किया है? ये इमरान खान साहब। उसने कौन सा वादा पूरा किया है? इस मुल्क में 2.5 साल से उनकी हुकूमत है। 2018 में भी अवाम को और सब्ज़ बाग दिखाए गए, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर। वो इसी तरह का वादा है जो खान साहब ने किया, वो भी इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए और इलेक्शन को अपनी पार्टी के लिए कुछ स्पेस क्रिएट करने के लिए। वो भी हमारे नेशनल डे पे जो 1 नवंबर है, इस दिन 1 नवंबर होता है जीबी में, तो जश्न होता है, यहाँ रैलियाँ होती हैं, हर पार्टी हर लोग जो है वो अपने तकारीब मुनक़िद करते हैं उस दिन। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इस दफ़ा जब खान साहब आए हैं तो गिलगित शहर को सील किया गया और एक सरकारी तकरीब रखी गई और उस तकरीब के अंदर उन्होंने 20 मिनट में यह कहा कि हम जीबी को सूबे का स्टेटस देंगे। सूबे का स्टेटस पहले से है, बात थी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल परमिशन। आधा घंटे की तकरीर में 20 सेकंड जीबी के हवाले से कहा, बाकी 19 मिनट मुल्क की नेशनल लीडरशिप को गद्दार साबित करने के लिए उन्होंने लगाया। जबकि पिछले साल भी 1 नवंबर को तशरीफ लाए थे खान साहब। क्यों? उधर मौलाना फजल रहमान साहब का धरना था इस्लामाबाद में और उनको बोलने के लिए जगह थी। 4 सूबों में कहीं जाके वो बात कर नहीं सकते, इसलिए कि वहाँ टमाटर और अंडे पड़ते हैं। इधर आया 1 नवंबर के बहाने, मैं चीफ मिनिस्टर था सूबे में। मैंने खान साहब को कहा अगर आपने इस नेशनल इवेंट में नेशनल लीडर्स के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो मैं इसी माइक साहब को जवाब दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल तकरीब में उनको जरूरत नहीं हुई, एक लफ्ज उसने नेशनल लीडर्स के खिलाफ नहीं बोला 1 नवंबर की तकरीब में, क्योंकि मैं मौजूद था, मैं पीछे खड़ा था।
इस साल उन्होंने ये झूठा ऐलान कर दिया यहाँ आके, और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पहली दफा महसूस किया कि हमारी जश्न आज़ादी को कर्फ्यू में का समा बनाया गया हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी सिक्योरिटी के नाम पे। और दूसरा ये है कि प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस जो है ये खान साहब की टीम को पता ही नहीं है क्या। अच्छा जी मैं हकीकत बता रहा हूँ, आप ये आप माइक उठा लें, उनके किसी वजीर से पूछें आइन के किस आर्टिकल में अमेंडमेंट करना है, उसके पास कोई ब्लूप्रिंट है इसका? वो ब्लूप्रिंट तो पीएमएलएन का बनाया हुआ है, वो सरताज अजीज की रिपोर्ट है जिसके मैं सिग्नेटरी हूँ, हमारे कायद ने बनाई, उसके इंतजामी तो अमल दरामद हो चुका है, जीबी को प्रोविजनल सूबे का स्टेटस तो मिल चुका, हमारी असेंबली को पंजाब असेंबली के बराबर लेजिस्लेशन का इख्तियार नवाज शरीफ साहब ने दे दिया है। क्या नून लीग हुकूमत के साथ बैठ जाएगी ताकि मिलकर एक ऐसी कानून साजी हो सके कि गिलगित बल्तिस्तान खड़ा हो सके? देखें, ये हुकूमत जो ट्रेजरी बेंचेस पे होती है, वो रिसीविंग एंड पे होती है, उसने हमेशा जो है वो अच्छा बुरा का उसकी जिम्मेदारी होती है, उसका काम होता है बिल को टेबल करना, माहौल को साफ रखना। अभी तक मौजूदा हुकूमत ने अपोजिशन के साथ मिलकर एक्ट पास नहीं किया है। जी जाए कि आइन में 2/3 मेजॉरिटी से अमेंडमेंट के लिए बहुत वसी तर मुफाहमत चाहिए होती है। खान साहब के डिक्शनरी में गालियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो खान साहब संजीदा हैं तो चलो यहाँ ऐलान कर दिया ना इन्होंने। अगले दिन इसके निगरान वज़ीर आला ने क्या बयान दिया जीबी का जो इनका लगाया हुआ है, उन्होंने ये कहा कि खान साहब ने कोई सूबे का ऐलान नहीं किया, उन्होंने कहा सोचेंगे। अब मैं आपको अर्ज कर रहा, जी हाँ, इरादा भी नहीं है, ये सिर्फ इलेक्शन में स्टंट के तौर पे यूज करना है। इरादा होता ना जी, देखें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में पेश हुआ ना, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी ये करो जी, हमें कहा गया कि आप तैयारी करें, हमने पूरी असेंबली से 2/3 मेजॉरिटी से करारदाद करवाई, हमने सारी सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया, इससे तो ये नहीं हुआ। फिर आर्मी चीफ जो है मौजूदा जनरल बाजवा साहब ने एक अनऑफिशियल मीटिंग बुलाई, उस दिन भी मैं और हमारी टीम इस्लामाबाद में थी, पार्टी ने हमसे पूछा, हमने कहा जी आप जाएं, पार्टी गई, वहाँ पे ऑफ द रिकॉर्ड एक गुफ्तगू थी, उस ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू मैं साजिश समझता हूँ इसलिए कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है ना जी, तो इसको फिर संजीदा लेना चाहिए। उस ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को अगले दिन एपीसी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो थी उसका जो एलामिया निकला उसमें एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव निकला, उसको काउंटर करने के लिए शेख रशीद का क्या काम है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से एपीसी में क्यों बुलाया गया था उसको? जीबी में शेख रशीद का क्या स्टेक है? रेलवे का यहाँ नेटवर्क ही नहीं है, चलो रेलवे का वजीर है तो चलो समझ आती, उसका क्या काम था? मैं समझता हूँ शेख साहब को प्री प्लान वहां बुलाया गया ताकि अगले दिन जो है अपोजिशन ने जो एपीसी बुलाई थी उसकी मट्टी पलीत की जा सके। जीबी को स्टंट के तौर पे यूज किया जा रहा है नेशनल लीडरशिप को खराब करने के लिए। तो आप ये नहीं समझते कि ऑपोजिशन को आवाम को एतमाद में लेना चाहिए था? ऑपोजिशन ने क्यों ये बात छुपाई? एजेंडा तो कोई भी नहीं मांग रहा था उस मीटिंग का, इस बात पे तो बहस हो ही नहीं रही कि कंटेंट क्या है। नेशनल सिक्योरिटी की चीजों को महफूज रखते, सीगा राज में रखते, ना बताते, लेकिन ये तो बता सकते थे ना कि मुलाकात हुई या हमें बुलाया गया या मीटिंग हुई, इसमें तो कोई कबात नहीं थी। इंटरनल डिस्कशन उन्होंने फिर हमें बुलाया, हमारी जमात ने, शहबाज साहब ने हमें बुलाया, अगले दिन हमारी मीटिंग हुई पार्टी के साथ, उन्होंने हमें ब्रीफ किया, ये बातें हुई, हमने अपने आके अपने पब्लिक को बताया, हमने अखबार में नहीं दिया, प्रेस में नहीं दिया। अब शेख रशीद साहब ने इसको सबूताश किया, चले गया जी, मामला खत्म है। अब भी खान साहब ने जनाब अभी 1 नवंबर को अनाउंस किया है ना, तो पार्लियामेंट में उसकी अक्सरियत है ना, आज ये असेंबली में बिल, ये तो सूबा बनाना है पार्लियामेंट ने, तो जाए पार्लियामेंट में पेश करें जो आपका जो आईनी अमेंडमेंट है, वो फिर अपोजिशन को कहें कि आए जी आप दावत देता हूँ मैं इस पे, आप हमारे साथ दें। अगर अपोजिशन साथ नहीं देती है तो फिर आप समझ लें कि खान साहब सही कह रहे हैं। हाफिज साहब, आपने हुकूमत के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में उस पर तनकीद कर ली, पीडीएम में आप और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हैं, क्या गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के हवाले से भी आप लोग इकट्ठे हैं, या फिर यहाँ पर आप एक रिवायती हरीफ हैं कि पीपल्स पार्टी अलग, पीएमएलएन अलग, हम अपनी विगरस कैंपेन कर रहे हैं, एक दूसरे को पर इल्जाम तराशी भी कर रहे हैं, एक दूसरे को आईना भी दिखा रहे हैं, या फिर आपके और पीपल्स पार्टी के बीच में यहाँ इलेक्शन कैंपेनिंग के हिसाब से सब दोस्ती यारी सब अच्छा चल रहा है? नहीं, किसी सूरत में भी नहीं है। देखें, पीपल्स पार्टी एक जमात है, हमारी जमात है, हमारा मैनिफेस्टो अलग है, उनका अलग है। जैसे कि आपके 2 मीडिया हाउसेस के दरमियान जो है वो टकराव होता है, और जब मीडिया पे कोई हमलावर होता है तो आप सब मुत्तहिद होकर उसके पीछे पड़ते हैं। इस वक्त पीडीएम जो अलायंस है वो जमहूरियत की बहाली के लिए, जो फंडामेंटल्स के लिए है,
बाकी आप अपना मीडिया हाउस खुद चलाती हैं, कोई और मीडिया हाउस अलग चलाता है। पीएमएलएन और पीपीपी के मंशूर में 100 आसमान दर्जे का फर्क है। उनके यहाँ जो है वो आप देखें नेशनलाइजेशन मन है, हमारे यहाँ जो है वो प्राइवेटाइजेशन करना है। हमारी पॉलिसीज में फर्क है। जीबी में तो बिल्कुल हमारे मैनिफेस्टो में फर्क है। तो यहाँ पीपल्स पार्टी ने 5 साल, हमारी एक मेंबर था उनका, उन्होंने अपोजिशन की है, जायज नाजायज जो इल्जाम हम पे लगाने थे उन्होंने लगाए हैं। हम तो ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर आपने शहबाज शरीफ साहब की तरह तरक्की करनी है तो पीएमएलएन को वोट दो, अगर आपने सिंध बनना है तो पीपीपी को वोट दो, अगर आपने केपीके बनना है जो 10 साल में वहाँ एक मेट्रो नहीं बना सकते तो आप जो है पीटीआई को वोट दो। अगर ऐसे हाइपोथेटिकली स्पीकिंग क्या बात हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कोई मौका आता है कि आपको पीटीआई के साथ मिलकर यहाँ हुकूमत बनानी पड़ेगी, तो ऐसा फॉर एग्जांपल, हमें नहीं पता कि नताइज क्या हो सकते हैं, तो उस टाइम पर पीएमएलएन क्या करेगी? क्या आप उस अपेरेंटली जिसको आप सिलेक्टेड कह रहे हैं, वोट को इज्जत दो की मांग कर रहे हैं, क्या आप पीटीआई के साथ मिलकर के हुकूमत बना लेंगे? देखिए, पीएमएलएन पाकिस्तान में जमात ऐसी है कि ये प्रिंसिपल्स पे पॉलिटिक्स करती है। जीबी में भी हम प्रिंसिपल पे पॉलिटिक्स करते रहे। ये उसूली बात है कि इस जमात के साथ हमें किसी सूरत, किसी भी सतह पे, ये जमात नहीं है, ये फाशिस्टों का एक ग्रोह है। यानी आपको हुकूमत बनाने का मौका मिलेगा, पीटीआई के साथ आप नहीं बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे किसी सूरत में। बिल्कुल जी, इसमें क्लियर कट है। एक जमात का फाशिस्ट नजरिया है और उसका लीडर जो है वो सुबह दोपहर शाम गालियां देने के अलावा उसका काम कोई नहीं है। जिस जमात ने हमारी जमात को इस पाकिस्तान को यहाँ पहुंचाया है, हम एक सूबे में अपने इक्तदार के लिए उनके साथ हाथ मिलाएंगे? ये हो ही नहीं सकता है। अस्सलामुअलैकुम। और अब बारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी फतेहुल्लाह खान साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिलगित बल्तिस्तान के। और आप हमारी एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के हवाले से, जो कि चंद दिन ही दूर है। अस्सलामुअलैकुम फतेहुल्लाह खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पोजीशन कैसी है आपकी? क्या ख्याल है कि टांगें कांपने वाली पोजीशन है या फिर अगलों के दांत खट्टे करने वाली पोजीशन है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अच्छी है। मेहनत हम कर रहे हैं, हमारे वर्कर्स लगे हुए हैं। रात 2-3 बजे तक अपनी कैंपेन का जो एक प्रोसेस है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह इस दफ़ा खान साहब का बड़ा एक वोट गिलगित बल्तिस्तान में यूथ के नाम से यकीनन निकलेगा। इंशाअल्लाह तब्दीली वहाँ से आएगी और अनाउंसमेंट तो हो गया है, अलबत्ता इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम यकीन रखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की जो नेशन है, कौम है, लोग हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानी है यहाँ, जो पाकिस्तान के साथ हमेशा आप 47, 71, फिर 65, 99 के तमाम जंगों को आप देखें, इस कौम की बड़ी कुर्बानी है। हर कब्रिस्तान को आप ज़रा नज़र दौड़ाएं तो 5-10 पाकिस्तान के झंडे लगे हुए हैं। तो ये दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टी से हर 5 साल के बाद आके सूबे का जो है एक ढोंग रचा के जाते थे, तो उनकी दुकानें अब बंद हो गई हैं। आप अच्छे तरीके से नंबर गेम भी समझते हैं, आप अच्छे तरीके से कानून साजी भी समझते हैं, आप इसका मतलब भी समझते हैं कि कानून साजी गिलगित बल्तिस्तान को अलग सूबा बनाने के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि आपको नंबर्स चाहिए, कानून पास होना चाहिए, और नंबर्स चाहने के लिए आपको आपकी ऑपोजिशन के साथ बैठना पड़ेगा। तो नेशनल इंटरेस्ट में गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के इस स्टेटस के लिए, क्या आप पीटीआई जो है वो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के साथ बैठेगी? देखें, इसमें रूल ये है, तहरीक इंसाफ जो गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट एक बिल पेश करेगी असेंबली में और अपोजिशन की जमातें असेंबली में मौजूद हैं, वहाँ पे वोटिंग होगी, एक्सपोज हो जाएंगे जो वोट नहीं देंगे। आपने बड़ी खूबसूरती से फतेह साहब, वैसे मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी, आपने इसकी भी सारा मलबा जो है वो ऑपोजिशन पर डाल दिया। सवाल मैं फिर से दोहरा देती हूँ, दोबारा कर देती हूँ, क्या गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस के लिए हुकूमत ऑपोजिशन के साथ बैठेगी, उस ऑपोजिशन के साथ जिसके बारे में खान साहब कहते हैं कि भाई ये तो चोर हैं, ये तो डाकू हैं, सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट में? सवाल मेरा ये है जो अपनी जगह बरकरार है। खान साहब
پاکستان کی عوام کے انٹرسٹ کے لیے میرا ایمان کہتا ہے کہ وہ 10 دن بھوکا رہ کے بھی شہباز شریف اور زرداری کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے اس قوم کی خاطر، جس نے عیش و عشرت کی زندگی کو رد کر کے اس قوم کے لیے، اس قوم کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے تکلیفیں جو جھیلی ہیں، تو شہباز شریف اور زرداری کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں البتہ اس دن نہیں بیٹھے گا جب وہ آگے سے NRO مانگیں گے۔ اس بات کو ہٹا کے بالکل اس گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کے حوالے سے اپوزیشن کے ساتھ چل کے بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، یہ ہم سمجھتے ہیں اس بات کو۔ ایک بات پھر 2-4 مہینے کے اندر اندر سینٹ کا الیکشن آپ کے سامنے ہے، سینٹ میں ہماری میجورٹی آنی ہے، ہم ان کے یہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ سینٹ میں آپ کی میجورٹی آنی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے PDM ہے اور PDM کے جلسے جاری ہیں، اور وہ اگر ہم ایکسپرٹس کی مانیں تو وہ تمام جلسے، یہ پورا PDM کا جو سارا سیٹ اپ ہے، یہ جس طرح سے چیزیں جا رہی ہیں، یہ سینٹ کے انتخابات کی وجہ سے ہی تو جا رہی ہیں۔ I know PDM کو تو ابھی آپ بس وہ مکس اچار بن گیا ہے، ان کی ابھی کوئی ایسی سے نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ سینٹ کا الیکشن یقیناً ڈیو ہے اور تحریک انصاف کو سینٹ میں میجورٹی ملے گی، اور اس قسم کے جو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو سینٹ میں میجورٹی ملے؟ ہمارے 2 صوبوں میں ہماری میجورٹی ہے، نمبر 1، ٹھیک ہے۔ پھر باقی جو سندھ میں اور بلوچستان میں پھر بھی ہمارے پاس اتنی تعداد ہے کہ وہاں سے بھی ہمیں بہت زیادہ سیٹیں سینٹ کی کا ہمیں حصہ ملے گا۔ اچھا فتح صاحب، ابھی سینٹ دور ہے، تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کر آؤں گی اور ذرا پریزنٹ میں آئیے۔ سینٹ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سیٹیں مل جائیں گی، وہ تو چلے دیکھیں گے۔ گلگت بلتستان میں آپ حکومت بنا پائیں گے؟ گلگت بلتستان سے سیٹیں نکال پائیں گے کہ نہیں نکال پائیں گے، یہ مجھے بتائیے، اور یہ اسی کانفیڈنس سے آپ نے بتانا ہے جس کانفیڈنس سے آپ سینٹ کا بتا رہے ہیں۔ یقیناً دیکھیں، گلگت بلتستان میں انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے پریڈکٹ کرتا ہوں 2 چیزیں، 16 سے 17 سیٹیں تحریک انصاف 24 میں سے لے گی، 16 سے 17 سیٹیں PTI لے گی۔ PTI لے گی، اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اور میرے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ ہے حفیظ الرحمان، ایکس چیف منسٹر، وہ 11 یا 12 تاریخ کو اپنے حلقے سے الیکشن سے بائیکاٹ کرے گا، اور یہاں جتنا ووٹ ملے گا خان کے نام پہ ملے گا۔ شاید میرا لیکن کرزمیٹک لیڈرشپ سے انفراسٹرکچر نہیں بنتا، فون کے سگنلز نہیں آتے، جو یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، گرم پانی نہیں آتا، گیس نہیں آتی، بجلی نہیں آتی، اس کا کرزمیٹک پرسنالٹی سے تو کوئی، اور یہ سر آپ سے بہتر کون جانتا ہے، آپ کی تو فیڈرل میں حکومت ہے، 2.5 سال ہو چکے ہیں، کرزمیٹک پرسنالٹی پتہ نہیں کتنی رہی کتنی نہیں رہی، لیکن کرزمیٹک پرسنالٹی سے عوام کے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں، یہ سینٹر میں۔ آپ نے کہا نا انفراسٹرکچر، پانی، گرم پانی اور پھر سگنل، آپ نے یہ کہا نا، اب یہ کامن سینس کی بات ہے۔ فیڈرل میں PTI کی گورنمنٹ ہے، کیا یہ عوام بیوقوف ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے، 5 سال تباہی کی طرف جائے؟ کیا یہ قوم اتنی سادہ ہے کہ وہ PMLN کو ووٹ دے؟ پیسے دینے ہیں، علی امین گنڈاپور نے ادھر سے، وزیر اعظم نے اس کا سینکشن دینا ہے، تو لوگ تو بڑے ہوشیار ہیں، پریسیڈنٹس ہیں، کاف لیگ کا وجود ہی تو لوگ مجبوری میں آپ کو ووٹ دیں گے کہ اب آپ کی وہاں حکومت ہے تو اس لیے ہمارا کچھ سنا جائے۔ پریسیڈنٹ کی حد تک آپ لے سکتے ہیں اس بات کو، اور پھر یقیناً ان سے تنگ بہت آئے ہیں لوگ، بہت تنگ آئے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ تھی 2009 اور 15 کے بیچ، یہاں پہ نوکریاں بکنے لگیں، کون سے ڈپارٹمنٹ کی؟ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو مقدس ادارہ ہے، 3 سے 5 لاکھ روپے آپ بچے سے پوچھیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں نوکریاں کس قیمت پہ بک رہی تھی، باٹا آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے بارے میں، ایسے میں سوچ رہی تھی آپ کی باتوں سے مجھے خیال آیا فتح صاحب کہ ایسا نہ ہو جائے، ایسے ہی بات کر رہی ہوں کہ آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانا پڑ گئی، تو دیکھ لیں باتیں آن ایئر ہیں، پھر اچھا نہیں لگے گا، بار بار شارٹ نکال کے آپ کو سنوانے پڑیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ٹی وی کی جو میموری ہے نا وہ بڑی زبردست ہوتی ہے۔ میں اس کو کلیئر کر دوں، اگر تو پیپلز پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ بنانی یہاں ہمیں اگر اول تو نوبت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، وی آر کانفیڈنٹ، بنانی پڑ گئی تو میرے خیال سے میرے پرائم منسٹر، میرے چیئرمین نے اس کو کہنا ہے کہ یار گورنمنٹ ہی نہیں بناؤ، چھوڑیں۔ یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ میرے خیال سے میری لیڈرشپ کا یہ فیصلہ ہوگا، میرا ہو یا نہ ہو میری کوئی اوقات نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب کی وہ تقاریر ہمیں یاد ہیں کہ اگر مجھے پیپلز پارٹی یا نون کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنانی پڑے تو میں کوئی محتاج نہیں ہوں، کیونکہ
हम भी उस माइंड सेट के हैं। लेकिन काफ लीग को तो उन्होंने अपने धारे में शामिल किया जब पंजाब में उन्होंने गवर्नमेंट बनानी थी, और उनके बारे में कहते थे बुरा भला। कंपैरेटिव काफ लीग के बारे में, शेख रशीद साहब के बारे में इतना बुरा कहते थे, लेकिन उसको शामिल कर लिया। ये आपसे बेहतर कौन जानता है फतेहुल्लाह खान साहब के सियासत में मजबूरियां होती हैं, नहीं, बात ठीक है, नंबर गेम होता है। एक चीज है कंपैरेटिवली PMLN की लीडरशिप, उनका पास्ट, उनकी पाकिस्तान के साथ जो जुल्म ज्यादती, पीपल्स पार्टी की जुल्म ज्यादती, उसको एक तरफ रखें, फिर काफ लीग कंपैरेटिवली बेहतर हैं, आप बेस्ट अमंग द वर्स्ट, अब बुरों में अच्छे की तलाश करनी है ना। मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान सादिया दानिश साहिबा के साथ। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन सिचुएशन क्या है, और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गिलगित बल्तिस्तान को अलग सूबा बनाने से या प्रोविजनल प्रोविंस का स्टेटस देने से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मसाइल में हल होगा कि नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम सादिया, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। गिलगित बल्तिस्तान के जो इस दफ़ा के इंतखाबात हैं उसके अंदर एक इशू बहुत ज़्यादा अहम है, वो है प्रोविजनल प्रोविंस जो स्टेटस देना है गिलगित बल्तिस्तान को। उससे कितना फ़ायदा होगा गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को? शुक्रिया बेनी, सबसे पहले तो आपका। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ये आज की कल की बात नहीं है, ये पिछले 70-72 सालों से एक डिमांड कर रही है, अपने हुकूक की जद्दोजहद की जंग लड़ रही है। और जब भी गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक की बात आई है तो एक ही जमात का फोकस रहा गिलगित बल्तिस्तान। और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से इन 70-72 सालों में 3 दफ़ा रिफॉर्म्स हुई, और तीनों दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये एजाज़ हासिल रहा है। और इसी तरह से अब चूँकि प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस की बात आ रही है, तो ये भी हम ये समझते हैं कि ये तो 2009 में ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है हमें, और उसमें मज़ीद बेहतरी की जो गुंजाइश है, क्योंकि वो एक इनिशियल सेटअप था जिसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स की गई और यहाँ पे लोगों को खुद मुख्तारी एम्पावर किया गया यहाँ के लोगों को। और अब हम ये समझते हैं कि ये जो प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस की बात है, इसका क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही जाता है, क्योंकि इसका ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में 2018 के मंशूर में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो ये लेके गए हैं इलेक्शन में वफाक में। और आज अगर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तमाम सियासी जमातें इस बात को उठाती हैं कि इनको इनके हुकूक मिलने चाहिए, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दिया हुआ एक विजन है जिसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और अस्करी क़यादत जो है वो आज एक पेज पर मौजूद है। डिले की वजह क्या है? क्योंकि आप लोग कब से, आपने कहा आपके मंशूर का हिस्सा है, 2009 का आप जिक्र कर रही हैं, बिलावल साहब इससे भी पहले की बात कर रहे हैं। द पॉइंट इज कि इतना डिले क्यों आया? आपको क्या लगता है कि वजह क्या है? देखिए, डिले 2009 में जैसे मैंने बताया कि जरदारी साहब ने एक सेटअप दिया हमें, उसके बाद फिर हमें मौका नहीं मिला। बीच में PMLN की गवर्नमेंट आई, 5 साल उन्होंने गुजारे, उन्होंने कोई इसके ऊपर काम करने की जहमत गवारा नहीं कि वो सरताज जदीद साहब की जो कमेटी बनी थी उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी वो बहुत एक अच्छी रिपोर्ट उन्होंने मुरतब की थी, लेकिन उसको भी सबोताज किया गया। उसमें कुछ यहाँ की PMLN की लोकल लीडरशिप का भी एक बड़ा रोल रहा कि वो नहीं चाहते थे। और उसके साथ उसके बाद जो 2018 का मंशूर था उसमें हम तो लेके गए, हमारे चेयरमैन साहब तो लेके गए, लेकिन गवर्नमेंट मिली PTI को, और इन 2-2.5 सालों के अंदर PTI को भी तौफीक नहीं हुई कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की बात करें। अब आके जब इलेक्शंस आ गए हैं तो ये आके अनाउंस करते हैं जो चीज़ पहले से हो चुकी है, हम समझते हैं कि ये पहले से हो चुकी है, तो इसको अभी आके इन्होंने अनाउंस करके इसको एक सियासी तौर पर जो ट्रिपल रिगिंग के तौर पर इन्होंने इस्तेमाल किया है। और अवाम जो है गिलगित बल्तिस्तान की अवाम वो ज़्यादा बाशऊर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन कैसी है? आपको PTI से या PMLN से कितना टफ कंपटीशन का सामना है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो टॉप पे जा रही है, और उसमें एक बड़ा रोल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का है। और उससे भी मैं ये समझती हूँ कि इस इलेक्शन में जिस तरह की एनर्जी, जिस तरह की एक जोश, जज्बा और एक मोहब्बत जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक टाइम दिया है अपना, वो ड्राइंग रूम की सियासत कर सकते थे। वो गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद होते हुए किसी ड्राइंग रूम में बैठ के वो इलेक्शन को जो है वो कंडक्ट करवाने के लिए अपने पार्टी अहदेदारों के साथ या अपनी सूबाई कैबिनेट के साथ या कुछ वर्कर्स के साथ मीटिंग्स कर सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो खुद गए, एक हल्के में गए, एक वर्कर से मिले, एक कैंडिडेट से मिले हैं, और जिसकी वजह से वर्कर के साथ साथ कैंडिडेट का इतना मोरल हाई हुआ है कि अब सब एक ही बात कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोग कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जो यहाँ के लोगों के हुकूक की बात करती है। वो लीडरशिप जिस तरह से इंटरेक्ट करती है, जिस तरह से अपने वर्कर्स को अहमियत देती है, उससे
और आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि चेयरमैन साहब की यहाँ मौजूदगी से जिस तरह दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप की दौड़ें लग गई हैं, मैं तो यही कहूँगी उनकी दौड़ें लग गई हैं। और इस इलाके की जो इमेज है वो नेशनली और इंटरनेशनल उसके ऊपर भी आप देखें, इस इलाके की एक अहमियत बढ़ गई है और यहाँ के अवाम के उस वोट की अहमियत बढ़ गई है जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे टाइम दिया है। इस टाइम पर मैं मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ही, जो हमारा सिलसिला जारी है आपके साथ खसूसी तौर पर बनने का, बिकॉज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं, ऐसे टाइम पर हो रहे हैं जब ये उम्मीद की जा रही है कि वो वादा जो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से किया गया है, इन कैंडिडेट्स की तरफ से, हमारी क़यादत की तरफ से, हमारे हुक्मरानों की तरफ से, और वो वादा है एक अलग सूबा बनाने का। तो उसी हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एंड डेफिनेटली इलेक्शंस हैं, तो इसमें अगर हम सियासी मंजरनामे की बात ना करें तो कुछ बात अधूरी रह जाएगी। दो बड़े इंपॉर्टेंट लोग इस टाइम पर मेरे पास मौजूद हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टी से जो कि फेडरल में तो इत्तेहाद में है। मैं बात कर रही हूँ PMLN-Q की। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं, कामिल अली आगा साहब हैं, ऑल द वे फ्रॉम पंजाब, ऑल द वे फ्रॉम द सेंटर, यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कामिल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और उनके बिल्कुल बराबर में मुझे ज्वाइन किए हुए हैं जी असदुल्ला खान एडवोकेट, जो कि प्रेसिडेंट हैं PMLN-Q के गिलगित बल्तिस्तान में। आपको भी खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। आपसे कामिल अली आगा साहब ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। बताइए कि गिलगित बल्तिस्तान का अलग हैसियत होना, अलग सूबा होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या PMLN-Q इस कॉज में बिलीव करती है कि 18वीं तरमीम के अंडर ये भी आए और इस सूबे ये सूबा बने और इसको भी उसके वो हकूक़ मिले जो पंजाब को, सिंध को, खैबर पख्तूनख्वा को मिल रहे हैं? ये वो काम है जिसकी इब्तदा चौधरी शुजात हुसैन साहब ने और जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 2004 में की थी और 2007 में इसकी बाकायदा अनाउंसमेंट हो चुकी थी और इस सूबे को लेजिस्लेटिव असम्बली उन्होंने दी थी। इसके अलावा गवर्नेंस लॉज में तरमीम की जो इजाज़त भी उस दौर में मिली। यहाँ पे इस सूबे को खुद मुख्तारी देने की बात तो इब्तदा से चॉइस आप करते रहे हैं। अब कौन सी ये अबूरी सूबा बनाने की बात करते हैं? अबूरी सूबा तो बन चुका है, अब तो सूबा बनाने की बात होनी चाहिए। डिले की कामिल अली आगा साहब वजह क्या है? 2007 का आप बता रहे हैं, पीपल्स पार्टी से बात करती हूँ, भुट्टो के ईरा का, भुट्टो के ज़माने का रेफरेंस वो देते हैं, तो फिर अब तक ये सूबा बन क्यों नहीं पाया? वो काम जो कि प्रायोरिटी पे होना चाहिए था। अभी हमारी जमात और हमारी क़यादत जो है वो ढोल ढमक्के की सियासत नहीं करती और शोबदाबाजी की सियासत नहीं करती। झूठ हमारी फितरत में नहीं है। हम जो करते हैं वो बगैर मुश्तहिद किए हुए करते हैं। जो किसी का हक होता है उसको दिलवाने की बात करते हैं और अमली इक़दाम करते हैं। ये वो इक़दाम जो मैंने आपको बताया। देखना यहाँ की तरक्की, 7000 किलोमीटर यहाँ पे सड़कें बनाई थी। वो इलाके जो छुपे हुए थे, जहाँ पे टूरिस्ट पहुँच नहीं सकता, पाकिस्तानी उसको देख नहीं पाते थे, वो 2007 के बाद, 2005 के बाद जब उनकी डेवलपमेंट शुरू हुई तो उन इलाकों की शनाख्त हुई, वहाँ पे लोगों की एक्सेस हुई, लोग वहाँ पे पहुँचे, लोगों ने देखा कि कितनी खूबसूरती है, कितनी यहाँ पे मिनरल्स हैं, कितनी अल्लाह पाक की नेमतें यहाँ पे छुपी हुई हैं। ये सारी आश्कार हुई 2005 के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने देखा कराकोरम यूनिवर्सिटी यहाँ पे हमारे दौर में बनी, सुस्त ड्राईपोर्ट जो है हमारे दौर में बना, और ये सारी तरक्की की बातें और इनको खुद मुख्तार बनाने की बातें जो है वो हमने शुरू की थी। जी असदुल्ला खान साहब, क्या फ़ायदा हो सकता है गिलगित बल्तिस्तान को एक अलग सूबे की हैसियत मिलने का, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अपने यहाँ पे लोगों से वादा कर सकते हैं, एश्योर कर सकते हैं कि अगर इस लेवल पर ये बात पहुँचती है कि प्रैक्टिकली इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए तो फ़ायदे क्या हो सकते हैं? पीपल्स पार्टी वाले कहते रहते हैं कि भुट्टो साहब की कमिटमेंट ठीक है, अब इसके 10 साल बाद इसको हम सूबा बनाएंगे, लेकिन भुट्टो साहब को टाइम नहीं मिला। बट गॉड नोज, लेकिन हमने ये देखा कि ये लिंगर ऑन होता रहा, डिफरेंट रिफॉर्म्स और उनके ज़रिए इस इलाके को रूल किया जाता रहा। परसिस्टेंट डिमांड रही है यहाँ के लोगों की कि हमें एक फेडरेटिंग यूनिट इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए। अब आपका सवाल था
कि सूबा बनने से फ़ायदे क्या होंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की तकमील हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगा पाकिस्तान। हम समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की शहरग है, और जब तक गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का एक आइनी सूबा नहीं बनता, पाकिस्तान की तकमील हम समझते हैं कि नहीं हुई अभी। पाकिस्तान मुकम्मल हो जाएगा जब गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का एक अबूरी आइनी या आइनी सूबा बन जाएगा। इस कोशिश का आगाज कि कितना ज़रूरी है गिलगित बल्तिस्तान का एक अलग सूबा बनना, हम जानेंगे, राय जानेंगे और कुछ रहनुमाई भी हासिल करेंगे। मेरे साथ इस टाइम पर मौजूद हैं जावेद अहमद एडवोकेट साहब, जो कि चेयरमैन हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी गिलगित बल्तिस्तान बार के। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब ज्वाइन करने के लिए। कितना ज़रूरी है गिलगित बल्तिस्तान का अलग सूबा बनना? जब तक हम आइन पाकिस्तान के अंदर एक फेडरेटिंग यूनिट के तौर पर, वो अबूरी ही सही, प्रोविजनली सही, जब तक हम एक अबूरी यूनिट के तौर पर तस्लीम नहीं किए जाते हैं, हमें फेडरेटिंग यूनिट के जो वसाइल हैं, इख्तियारात हैं, वो आइन पाकिस्तान के तहत हमें हासिल नहीं हो सकते हैं। ये रास्ता है जिस रास्ते के ज़रिए हम 142 के अंदर जो वफाक के साथ फेडरेटिंग यूनिट्स के जो इख्तियारात और वसाइल पे उनका जो तस्लीम किया गया हक मलकियत और हक हाकमियत, उसको जो है 142 के अंदर हमें रास्ता उसका मिलता है। और यहाँ की जो हमारी जीबी के वसाइल हैं, जीबी के हुकूक हैं, उसके अंदर यहाँ के अवाम का वहाँ पे हक हुक्मरानी तस्लीम होता है। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपके वक्त के लिए, ऑल द बेस्ट कहेंगे इस कॉज के लिए भी आपको। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हमारा सिलसिला हर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से, हर शोबाए फ़िक्र के जो लोग हैं उनसे बात करने का अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमारा ये सिलसिला बिल्कुल जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ NLI मार्केट के अंदर। यहाँ पर लोगों से जानते हैं कि इन इंतखाबात के हवाले से लोगों की क्या राय है। तो आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। किसको वोट कर रहे हैं, बल्ले को, तीर को या शेर को? और बल्ले चल जाएगा अभी। बल्ला चलेगा? हाँ। आपको क्या लगता है कौन चलेगा? बल्ला। बल्ला चलेगा। भाई यहाँ पर तो बल्ले के वोट है, आगे देखते हैं आपके नजर में कौन जीतेगा? शेर। शेर। तो पिछले 5 साल भी उनकी हुकूमत थी, उन्होंने काम किया। हाँ। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? इंशाल्लाह शेर ही जीतेगा। उन्होंने ऐसा क्या काम किया है कि दोबारा उनको वोट मिले? सिपेक बनाया, पाकिस्तान में मेट्रो बस सर्विस बनाया, अवाम के लिए बहुत सर्विस है। इमरान खान ने हमें क्या दिया है? महंगाई दिया है। टमाटर आलू इनका रेट पूछे बाजार में जाके, धोखा सब फराड, दोस्त की बातों में ही झूठ लगता है। मुकाबला किसके बीच में है? तीर के बीच में है, शेर के बीच में है, या फिर बल्ला जीत रहा है? पीपल्स पार्टी जीतते हैं। पीपल्स पार्टी। उसने ऐसे क्या काम किए हैं? पहले भी तो उसको हुकूमत मिली थी। काम तो कोई भी नहीं करते, वैसा बस वोट उसको ही देते हैं। आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है गिलगित बल्तिस्तान? नून गिलगित बल्तिस्तान में जीतेगा इंशाल्लाह, क्योंकि उसने काम ज्यादा किया है। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? हमें लगता है नून लीग वाले जीतेंगे। जी जी। आपको क्या लगता है? शेर का शेरे है। नून वाला ही जीतेगा इंशाल्लाह। आपने जिस तरह के देखा कि हमने यहाँ पर मौजूद हर शोबा फिक्र के लोगों से राय लेने की कोशिश की। ये फैसला अवाम का है कि अवाम गिलगित बल्तिस्तान का मुस्तकबिल क्या चाहते हैं। यहाँ की अवाम चाहती है कि गिलगित बल्तिस्तान को अलग हैसियत रिकग्नाइज किया जाए, उसको सूबे का दर्जा दिया जाए। यही यहाँ की अवाम के लिए बेहतर है। आपका फीडबैक का इंतजार है और आप देखते रहिए सीधी बात बीनिश सलीम के साथ का गिलगित बल्तिस्तान स्पेशल। हमारे साथ रहिए और फीडबैक देते रहिएगा। अपना ख्याल रखिए।